नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर हॉरर उपन्यास पर बात करने वाले हैं, पीटर स्ट्रॉप की घोस्ट स्टोरी। हाँ, 1979 में आई थी ये किताब और इसे हॉरर जॉनरा का मतलब एक क्लासिक माना जाता है। बिल्कुल, यहाँ तक कि स्टीफन किंग ने भी कहा है कि ये उनकी पसंदीदा किताबों में से एक है। लेकिन हम आज जिस विश्लेषण पर बात कर रहे हैं वो बताता है कि ये सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है, दोस्ती की बात करती है, सालों पुराने अपराध बोध की और इंसान के मन की वो अंधेरी गलियों की। सही कहा। तो चलिए इस विश्लेषण के साथ कहानी को और गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये विश्लेषण साफ करता है कि हम सिर्फ भूत प्रेत या अलौकिक घटनाओं पर ही टिके नहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपराध बोध कैसे काम करता है, यादें हमें कैसे भटका सकती हैं और डर का असली मनोविज्ञान क्या है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये विश्लेषण क्यों मानता है कि ये किताब सिर्फ एक डरावनी कहानी से कहीं बढ़कर है। ठीक है, तो कहानी का सेटिंग है मिलबर्न, एक छोटा सा अमेरिकन कस्बा जो ऊपर से देखने में बड़ा शांत सा लगता है। टिपिकल हॉरर सेटिंग जैसा। हाँ बिल्कुल। और यहाँ 4 बुजुर्ग दोस्त हैं। रिकी हॉवर्थ जो काफी संवेदनशील बताए गए हैं, लेविस बेनेडिक्ट जो अमीर है और थोड़े अहंकारी भी। अच्छा। फिर है जॉन जेफर्ड्स, एक रिटायर्ड वकील, थोड़े शांत, शायद अंदर से कुछ टूटे हुए से। और एडवर्ड वैंडरहॉर्न जो चारों में सबसे रहस्यमयी और मतलब गंभीर किस्म के हैं। ये चारों किरदार। हाँ, और ये चारों खुद को कहते हैं चाउडर सोसाइटी। चाउडर सोसाइटी, दिलचस्प नाम है। हाँ, और ये हर हफ्ते मिलते हैं और मजे की बात ये है, इनका शौक है एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाना। अच्छा, तो ये हॉबी है इनकी। हाँ, सुनने में तो बड़ा मासूम सा शौक लगता है ना? यही पर विश्लेषण एक बहुत दिलचस्प बात की तरफ इशारा करता है। क्या? उनका ये कहानियां सुनाने का शौक असल में कोई मासूम हॉबी नहीं है, बल्कि ये उनके अपने अंदर दबे हुए डर का ही एक आईना है, एक तरह से। ओहो, विडंबना देखिए, वो जिन काल्पनिक कहानियों से एक दूसरे को डराते हैं ना। हाँ। उनकी अपनी असल जिंदगी की कहानी, उनका वो अतीत का राज, वो किसी भी काल्पनिक कहानी से कहीं ज्यादा भयानक है। बाप रे। हाँ, एक पुराना राज, एक अपराध जिसे उन्होंने सालों से छुपा रखा है, और यही चीज कहानी के टेंशन का मेन सोर्स बनती है। उनकी हर मीटिंग पर उसी पुराने पाप का साया मंडराता रहता है। और ये राज है क्या आखिर, जिसे वो इतने सालों से दबाए बैठे हैं? हाँ, तो विश्लेषण हमें ले जाता है 20 साल पीछे। ये चारों दोस्त और उनका एक 5वां साथी भी था, ग्रेगरी बाच। अच्छा, 5 लोग थे। हाँ, ये पांचों ईवा गैलिन नाम की एक रहस्यमयी औरत के साथ थे, और किसी वजह से ईवा की मौत हो जाती है। अब वो हादसा था या कुछ और, ये शुरू में साफ नहीं होता, लेकिन बदनामी के डर से और शायद कानून के चक्कर से बचने के लिए ये पांचों मिलकर एक फैसला करते हैं। क्या? उसके शव को ठिकाने लगाने का। उसे पास की एक नदी में फेंक देते हैं और कसम खाते हैं कि इस राज को हमेशा हमेशा के लिए दफन रखेंगे। ओह, लेकिन विश्लेषण में एक और बात कही गई है, कुछ अजीब सा लगा था उन्हें शव को देखते हुए। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। विश्लेषण इस पर ध्यान दिलाता है कि जब उन्होंने शव को देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। मतलब ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पूरी तरह से एक सामान्य इंसान का शव न हो। कुछ अजीब था उसी वक्त। 20 साल पहले ही। हाँ। और ये घटना जैसा विश्लेषण में जोर दिया गया है, पूरी कहानी की नींव है। अपराध बोध तो यहीं से शुरू होता है। और वो जो अजीब सा एहसास था ना शव को देखकर, वो शायद पहला संकेत था कि कहानी में अलौकिक तत्व शुरू से ही मौजूद था, भले ही वो उस वक्त उसे समझ नहीं पाए। मतलब ये सिर्फ एक मर्डर या एक्सीडेंट छुपाने की बात नहीं थी। नहीं, मामला उससे ज्यादा पेचीदा था। सवाल ये भी था कि उन्होंने क्या छुपाया था। क्या वो चीज शुरू से ही इंसान नहीं थी, या कम से कम पूरी तरह इंसान नहीं थी? ये शक उनके अपराध बोध को और गहरा कर देता है। अच्छा, तो ये तो हुआ 20 साल पहले। अब कहानी आती है आज के समय में, और जाहिर है अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल नहीं छोड़ता। विश्लेषण बताता है कि कैसे वो पुराना डर लौटकर उन्हें सताने लगता है। सबसे पहले एडवर्ड वेंडरहॉर्न की मौत होती है। वही जो सबसे रहस्यमयी था। हाँ, और वो भी बड़े अजीब हालात में। इसके बाद तो जैसे मिलबर्न कस्बे पर कोई कहर सा टूट पड़ता है। मतलब अजीब दुर्घटनाएं होने लगती हैं, लोग गायब होने लगते हैं। कस्बे का जो शांत माहौल था वो अब डरावना लगने लगता है। तो जो बचे हुए दोस्त हैं, रिकी, लेविस और जॉन, वो बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें पक्का यकीन होने लगता है कि ये सब उनके उसी 20 साल पुराने गुनाह का नतीजा है।
कोई बदला ले रहा है। हाँ, कर्मों का फल वाले बात आ जाती है यहाँ। बिल्कुल। इसी घबराहट में वो एडवर्ड के भतीजे डोनाल्ड वैन डर हॉर्न को मदद के लिए बुलाते हैं। डोनाल्ड वैन डर हॉर्न? हाँ, और मजे की बात यह है कि डोनाल्ड खुद एक हॉरर नॉवेलिस्ट है। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है ना? तो वो मेलबर्न आता है और धीरे धीरे कहानी का नरेटर भी बन जाता है, और यहाँ से कहानी और भी उलझती जाती है और ज्यादा डरावनी होती जाती है। हाँ, और विश्लेषण इस पॉइंट को कहानी के एक मुख्य थीम से जोड़ता है कि देखिए, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। ये जो भयानक घटनाएं बढ़ने लगती हैं, वो न सिर्फ किरदारों को बल्कि पढ़ने वाले को भी उस सच का सामना करने पर मजबूर करती हैं जिससे वो इतने सालों से भाग रहे थे। सही कहा। और डोनाल्ड का आना सिर्फ मदद के लिए नहीं है, वो एक बाहरी नजरिए से चीजों को देखता है, और क्योंकि वो खुद हॉरर लिखता है तो उसके आने से कहानी में एक तरह की कहानी के अंदर कहानी वाली फील भी आ जाती है। हाँ, ये तो है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद अपनी ही किसी डरावनी कहानी में फंस गया हो। उसका नजरिया हमें किरदारों के डर और अपराध बोध को और करीब से समझने में मदद करता है। तो आखिर ये बदला ले कौन रहा है? क्या वो ईवा गैलन की आत्मा है? यहीं पर वो बड़ा राज खुलता है ना। हाँ। यहीं पर विश्लेषण उस बड़े ट्विस्ट का खुलासा करता है जिसने इस किताब को इतना यादगार बनाया है। पता चलता है कि ईवा गैलन वो कोई आम औरत थी ही नहीं। तो फिर? वो एक अलौकिक प्राणी थी, एक मैनीटू या शेप शिफ्टर, मतलब एक ऐसी इकाई जो अपना रूप बदल सकती है। रूप बदल सकती है? हाँ, और विश्लेषण के अनुसार वो असल में 20 साल पहले मरी ही नहीं थी। क्या? मरी नहीं थी? नहीं, शायद घायल हुई थी या कमजोर पड़ गई थी, लेकिन वो इंतजार कर रही थी, ताकत जमा कर रही थी, और अब वो वापस आ गई है। बदला लेने? हाँ, उन दोस्तों से बदला लेने जिन्होंने उसे धोखा दिया और मारने की कोशिश की, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। बाप रे, ये खुलासा तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो विश्लेषण कहता है कि ये कहानी को एक आम भूत प्रेत की कहानी से उठाकर कहीं ज्यादा आदिम, ज्यादा गहरे डर की तरफ ले जाता है। मतलब ये सिर्फ एक बदला लेने वाली आत्मा नहीं है। ये इकाई उनके अपराध बोध, उनके डर, यहां तक कि शायद उनकी दबी हुई इच्छाओं का ही एक भयानक रूप है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये प्राणी उनके डर से ही ताकत पाता है। जितना वो डरते हैं उतनी वो मजबूत होती है। एग्जैक्टली। और उसकी रूप बदलने की क्षमता ये डर का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। कैसे? सोचिए, वो किसी का भी रूप ले सकती है, आपके दोस्त का, आपके किसी करीबी का, या फिर आपके सबसे बुरे सपने का। ओह! इससे क्या होता है? भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाता है। हर कोई शक के दायरे में आ जाता है। कौन असली है, कौन वो शैतानी इकाई? ये शक, ये पैरानोया कहानी के माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना देता है। तो मतलब डर सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा, वो किरदारों के अंदर भी पल रहा है। यहीं पर विश्लेषण उस मनोवैज्ञानिक हॉरर वाले पहलू पर बहुत जोर देता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये किताब सिर्फ बाहरी राक्षसों के बारे में नहीं है, ये अंदर के राक्षसों के बारे में भी है। अपराध बोध का जो भारी बोझ है वो इन किरदारों को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। विश्लेषण बताता है कि कैसे हकीकत और भ्रम के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगती है। क्या वो वाकई किसी अलौकिक शक्ति से लड़ रहे हैं, या ये सब उनके अपने दोषी मन का वहम है, या शायद दोनों? और विश्लेषण में रिक्की हॉवर्थ का जिक्र खास तौर पर है। हाँ, रिक्की। वो अपराध बोध से सबसे ज्यादा परेशान है और धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। उसे हर जगह ईवा का साया दिखने लगता है, वो आवाजें सुनने लगता है। उसका डर इतना बढ़ जाता है कि वो असलियत से जैसे कटने सा लगता है। सही कहा। और ये सिर्फ रिक्की के साथ नहीं होता, धीरे धीरे पूरा कस्बा ही जैसे इस डर की चपेट में आ जाता है। वो ज्यादा अकेला, ज्यादा डरावना लगने लगता है। विश्लेषण ये भी बताता है कि कैसे शहर का माहौल किरदारों की मानसिक स्थिति को दिखाता है, और उनकी मानसिक स्थिति शहर के माहौल को और बिगाड़ती है। एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। तो क्या ये सिर्फ डर और अपराध बोध की कहानी है, या इसमें और भी थीम्स हैं? नहीं, और भी हैं। विश्लेषण कहानी में कई और जरूरी विचारों को भी पहचानता है। पहला तो वही क्लासिक थीम है गुनाह और सजा का, कि अतीत के कर्म पीछा नहीं छोड़ते। हाँ बिल्कुल, चाहे आप उन्हें कितना भी दबाने की कोशिश करें। दूसरा, डर की प्रकृति पर सवाल उठाया गया है। डर असल में आता कहाँ से है? क्या वो बाहरी खतरे से पैदा होता है, जैसे वो रूप बदलने वाली इकाई, या वो हमारे अंदर ही होता है? हाँ, या वो हमारे अंदर ही छुपा होता है, हमारे अपराध बोध में, हमारे शक में, हमारी कमजोरियों में। ये किताब इन दोनों के बीच की रेखा को बहुत धुंधला कर देती है। और दोस्ती के बारे में क्या? चाउडर सोसाइटी का क्या होता है? ये तीसरा अहम सवाल उठता है, दोस्ती और वफादारी का।
क्या इन दोस्तों का पुराना रिश्ता इस भयानक दबाव को झेल पाएगा? क्या वो एक दूसरे पर भरोसा रख पाएंगे जब उन्हें पता ही ना हो कि उनके सामने खड़ा इंसान असली है या वो शैतानी इकाई? मुश्किल सवाल है। हाँ, और विश्लेषण ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या ये इकाई पूरी तरह से बाहरी है या ये उनके अपने अंदरूनी राक्षसों, उनके सामूहिक अपराध बोध का ही एक बाहरी रूप है। ये एक ऐसा सवाल है जो पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर करता है कि बुराई असल में कहाँ रहती है, बाहर या हमारे अंदर। तो कहानी के आखिर में क्या होता है? क्या वो इस बला से छुटकारा पा पाते हैं? विश्लेषण क्लाइमैक्स के बारे में क्या कहता है? क्लाइमैक्स, जैसा विश्लेषण में बताया गया है, काफी भीषण और लंबा है। बचे हुए दोस्त रिकी, लेविस, जॉन और डोनाल्ड मिलकर उस रूप बदलने वाली इकाई का सामना करते हैं। ये लड़ाई बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो लगातार अपना रूप बदलती रहती है, उनके सबसे गहरे डर और कमजोरियों का फायदा उठाती है। वो उनके मरे हुए दोस्तों या प्रियजनों का रूप ले लेती है, उन्हें भ्रमित करती है, उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश करती है। ओह, ये तो भयानक है। हाँ, लेकिन आखिरकार किसी तरह वो उसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। कस्बा बच जाता है। अच्छा, तो हैप्पी एंडिंग? नहीं, यही तो बात है। कस्बा बच जाता है, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चाउडरस सोसाइटी के ज्यादातर सदस्य मारे जाते हैं। ओह। और जो बचते हैं वो भी शारीरिक और मानसिक रूप से गहरे जख्मों के साथ जीते हैं। वो हमेशा के लिए बदल जाते हैं। हाँ, और विश्लेषण इस बात पर खास जोर देता है कि ये कोई हॉलीवुड फिल्मों जैसा हैप्पी एंडिंग नहीं है। जीत तो मिलती है, पर वो अधूरी है, दर्द भरी है। जिंदा रहने की कीमत बहुत बड़ी है। अपराध बोध का दाग शायद कभी पूरी तरह मिटता नहीं। बिल्कुल। ये कहानी के उसी मुख्य विचार को पुष्ट करता है कि कुछ कर्मों के परिणाम स्थायी होते हैं। आप अतीत को बदल नहीं सकते, आपको उसके साथ जीना सीखना होता है। बचे हुए किरदारों को इसी बोझ के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारनी होगी। इस विश्लेषण में लेखक पीटर स्ट्रॉप की लिखने की शैली के बारे में क्या कहा गया है? आखिर एक हॉरर कहानी कितनी डरावनी होगी, ये बहुत कुछ लिखने के तरीके पर भी तो निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल सही। विश्लेषण स्ट्रॉप की राइटिंग स्टाइल की काफी तारीफ करता है। उनकी भाषा बहुत कसी हुई और डिटेल्ड है। वो माहौल बनाने में माहिर हैं, खासकर मिलबर्न कस्बे का। हाँ, वो फील जरूरी है। हाँ, पढ़ने वाले को लगता है जैसे वो खुद उस बर्फीले मनहूस कस्बे में मौजूद है। और तनाव धीरे धीरे बढ़ता है, जिसे स्लो बर्न टेंशन कहते हैं। स्लो बर्न टेंशन? हाँ, यानी कहानी अचानक से डराने वाले पलों, मतलब जंप स्केयर्स पर कम और धीरे धीरे बढ़ते खौफ, बेचैनी और अनिश्चितता पर ज्यादा निर्भर करती है। ये डर आपके मन में धीरे धीरे घर करता है। हाँ, ये स्लो बर्न वाला अंदाज मैंने भी सुना है कि स्ट्रॉब की खासियत है। क्या विश्लेषण में इसकी तुलना किसी और लेखक से की गई है? हाँ, स्टीफन किंग के कामों से इसकी तुलना की गई है, जैसे इट या द शाइनिंग, खासकर मनोवैज्ञानिक गहराई और किरदारों के अंदरूनी संघर्ष को दिखाने के मामले में। अच्छा। दोनों ही लेखक बाहरी हॉरर के साथ साथ इंसानी मन के डर को टटोलते हैं। और साथ ही 1981 में जो फिल्म बनी थी इस पर, हाँ, उसका भी जिक्र है। हाँ, उसका भी जिक्र है। फ्रेड एस्टर जैसे बड़े सितारे थे उसमें, लेकिन विश्लेषण उसे किताब की गहराई और जटिलता के मुकाबले थोड़ा कमजोर मानता है। फिल्म कहानी को काफी हद तक सरल बना देती है। अच्छा, क्या विश्लेषण में किताब की कुछ कमजोरियां भी बताई गई हैं? मतलब हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बैलेंस्ड विश्लेषण की तरह इसमें कुछ संभावित कमियों पर भी बात की गई है। जैसे स्ट्रॉप की जो डिटेल स्टाइल है और धीमी गति है, वो कुछ पाठकों को थका सकती है। हाँ, जिन्हें तेज रफ्तार पसंद हो। बिल्कुल, कहानी धीरे धीरे खुलती है और असर करने में वक्त लेती है। इसके अलावा शुरुआत में किरदारों की संख्या थोड़ी ज्यादा लगती है और उनके आपसी रिश्ते समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, जिससे शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ये हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर विश्लेषण का नजरिया यही है कि ये कमियां किताब की खूबियों के सामने बहुत छोटी हैं। ये सिर्फ एक डरावनी किताब नहीं है, ये इंसानी मन की उलझनों, अपराध बोध के बोझ, दोस्ती की परीक्षा और अतीत के कभी न मिटने वाले सायों का एक गहरा, सोचने पर मजबूर करने वाला और यादगार अध्ययन है। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? इसका सार क्या है? मुख्य बात यह है कि घोस्ट स्टोरी हॉरर जॉनर का इस्तेमाल सिर्फ डराने या चौंकाने के लिए नहीं करती। ये एक टूल है, एक माध्यम है जिसके जरिए लेखक अपराध बोध, याददाश्त, डर, दोस्ती और कर्मों के फल जैसे गंभीर और यूनिवर्सल मानवीय विषयों की पड़ताल करता है। ये दिखाती है कि कैसे अतीत के फैसले हमारा पीछा करते हैं और कैसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारे अंदर ही छुपा होता है। तो विश्लेषण के मुताबिक ये पढ़ना शायद आसान न हो सकता है ये इमोशनली थोड़ी भारी लगे
और इसकी धीमी रफ्तार शायद सबको पसंद ना आए। हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन अंत में एक बेहद संतुष्टि देने वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला अनुभव है। ये उन कहानियों में से है जो पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके जहन में घूमती रहती है। बिल्कुल। और विश्लेषण जिस मनोवैज्ञानिक गहराई पर इतना जोर देता है, उसे ध्यान में रखते हुए एक आखिरी सवाल मन में आता है जिसके बारे में शायद हम सब सोच सकते हैं। क्या सवाल? हम अपनी जिंदगी में जिस डर का सामना करते हैं, उसमें से कितना डर वाकई बाहरी खतरों से आता है और कितना हमारे अपने अंदर के भूतों से पैदा होता है। हमारी अपनी अधूरी यादें, हमारा दबा हुआ अपराध बोध, हमारे अनसुलझे मसले। कहीं ऐसा तो नहीं कि मलबन के उन किरदारों की तरह हमारा भी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने